हेलो स्टूडेंट्स, हम अपने इस चैनल पर ज्योग्राफी और पॉलिटिकल साइंस इनको बिल्कुल बारीकी से इन पर स्टडी करेंगे ताकि कल को हमारा कोई भी एग्ज़ाम है, एसएससी का है या डीएसएसबी का है या स्पेशल सब्जेक्ट है या नेट है, यूपीएससी तक हम अपने इस चैनल पर ज्योग्राफी और पॉलिटिकल साइंस दोनों को कवर करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम ज्योग्राफी स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो जो ज्योग्राफी का वर्ड ही है ना, ज्योग्राफी, ये शब्द ही जो ज्योग्राफी वर्ड है ये दो शब्दों से मिलके बनाया गया है, जिसमें पहला बनता है जियो। जियो का मतलब होता है भू, और भू कहते हैं पृथ्वी को। वैसे हम अर्थ बोलते हैं, लेकिन यहाँ पर जो जियो है ना वो भी किस चीज़ के लिए जाता है? भू। भू अर्थात मतलब पृथ्वी। और जो दूसरा बनता है ग्राफी। ग्राफी का मतलब होता है वर्णन। तो इस प्रकार जियो प्लस ग्राफी इन दोनों को जोड़ दिया गया और क्या बन गया? पृथ्वी का वर्णन। तो ज्योग्राफी शब्द का अर्थ क्या है? पृथ्वी का वर्णन। क्यों? क्योंकि इसी सब्जेक्ट के अंदर हम अपनी पृथ्वी से रिलेटेड हमें हर चीज़ का पता चलता है कि पृथ्वी के अंदर जाते हैं तो किस तरह की कौन सी लेयर आती हैं, पृथ्वी के अंदर तापमान कम है या ज़्यादा है, कैसी कैसी हमारी पृथ्वी के अंदर रॉक्स पाई जाती हैं, चट्टानें पाई जाती हैं, किस तरीके से हमारी पृथ्वी पर पानी है इतना ज़्यादा, हमारी पृथ्वी पर एटमॉस्फेयर कैसे बन पाया है। इन सभी चीज़ों के बारे में हमें कौन से सब्जेक्ट से पता चलता है? ज्योग्राफी से ही चलता है। तो इस प्रकार इसका मतलब भी क्या होता है? पृथ्वी का वर्णन। अब पृथ्वी की बात कर रहे हैं तो पृथ्वी क्या है? एक प्लेनेट है ना, एक ग्रह। तो इसी ही सब्जेक्ट से हमको ये पता चल पाया था कि पृथ्वी ही नहीं, पृथ्वी की तरह जो और भी ग्रह हैं हमारे, वो किस प्रकार बने हैं। क्योंकि अगर एक प्लेनेट बना है तो उसी टाइप से सभी प्लेनेट बने होंगे, है ना। तो इसी तरीके से क्या है, यहाँ पर इसी सब्जेक्ट से पता चलता है कि किस प्रकार से प्लेनेट यानी ग्रहों का निर्माण हुआ, किस तरीके से सैटेलाइट यानी उपग्रह बने हैं, किस तरीके से सन बना है। तो इस प्रकार पूरे इस ब्रह्मांड का और पृथ्वी का वर्णन कौन करता है? ज्योग्राफी करता है। अब जिसने भी ये सोचा था कि मैं जियो और ग्राफी को मिलाकर ये वर्ड बनाऊंगा, उसका नाम है इरेटोस्थनीज। इरेटोस्थनीज। जो ज्योग्राफी शब्द बनाया है ना, वो इसने बनाया है। अब ज्योग्राफी और पॉलिटिकल साइंस इन दोनों ही सब्जेक्टों के अंदर क्या है, हम कितना भी इन पर स्टडी कर ले, इसके किसी भी टॉपिक को कितना ही बेहतर तैयार कर ले, लेकिन एग्ज़ाम में कई बार ऐसा होता है हमारे सामने उसी टॉपिक से ऐसा क्वेश्चन पूछ लेते हैं, हमको ये लगता है कि भाई ये तो हमने कभी तैयार किया ही नहीं था। लेकिन होता क्या है, आज का कंपटीशन जो है वो टफ है बहुत ज़्यादा, जिसमें एग्ज़ामिनर क्या करता है, क्वेश्चन वही होता है लेकिन उसका पूछने का जो एक तरीका होता है ना, वो तरीका ही ऐसा होता है कि हमने जो पहले तैयार कर रखा है उसको पता ही नहीं लग पाता हमको कि इसने वही पूछा है हमसे। ठीक है, तो इस तरीके से हमको ये ध्यान रखना है कि एक क्वेश्चन किन किन तरीक़ों से हमसे पूछा जा सकता है। हम जैसे यहाँ पर अपना जो भी टॉपिक करते जाएंगे उस टॉपिक पर ये भी काम करेंगे कि हमसे एक क्वेश्चन एग्ज़ामिनर किन किन तरीक़ों से पूछ सकता है। क्यों? क्योंकि अगर हम पहले से ही उस चीज़ के लिए तैयार रहेंगे, प्रिपेयर करेंगे, उस चीज़ को तैयार करेंगे, तो हमको एग्ज़ाम में जाकर किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं होगी, चाहे वो कितना ही घुमा फिरा लेगा। तो इस तरीके से यहाँ पर भी हल्का सा क्वेश्चन में उलझाया जा सकता है। ठीक है, एक तो जिसने ज्योग्राफी शब्द बनाया, ठीक है, और एक है भूगोल का पिता जिसका नाम है हिकेटियस।
भूगोल का पिता, फादर ऑफ ज्योग्राफी के नाम से किसे जाना जाता है? हिकेटियस को जाना जाता है। देखिए, अब क्वेश्चन पूछने का थोड़ा तरीका होता है। कैसे? क्वेश्चन आसान है, ठीक है, लगभग सभी को पता भी होगा जो कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं। लेकिन क्या होता है एग्ज़ाम टाइम में, एक तो हम वैसे जल्दबाजी करते हैं। अब जल्दबाजी भी वही करता है भाई जिसने तैयारी कर रखी है, ठीक है। तो जो पहले से काफ़ी अच्छी तैयारी कर लेते हैं हम, तो उसमें क्या होता है कई बार हम बहुत ही ज़्यादा जल्दबाजी कर जाते हैं क्वेश्चनों को। क्वेश्चन को पढ़ते पढ़ते ही पहली तो हमारी बुरी आदत है, हम ऑप्शन देखने लग जाते हैं। हमने क्वेश्चन पूरा पढ़ा भी नहीं है लेकिन हम ऑप्शनों को देखने लग गए। तो इसमें हमारे जो पॉइंट प्लस नहीं होते, माइनस ही होते हैं। याद रखना, जो क्वेश्चन आपको आ रहे हैं और उनमें से अगर एक क्वेश्चन भी रॉन्ग हो गया, गलत हो गया, तो हमारी करी कराई मेहनत फिर पानी फिर जाएगा। तुक्के चाहे आपके कितने ही ठीक पा जाए, लेकिन याद रखना जो आ रहा है उसमें से अगर गलत हो गया तो काम खराब हो जाएगा। 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर से ऐसे एग्ज़ाम में रह जाओगे। तो देखिए कैसे है। एक तो हमसे पूछा जाए भूगोल शब्द का पिता कौन है, तो क्या कहेंगे? इरेटोस्थनीज। और एक कहे भूगोल का पिता कौन है, तो क्या कहेंगे? हिकेटियस कहेंगे। फादर ऑफ ज्योग्राफी वर्ल्ड एंड फादर ऑफ ज्योग्राफी। देखिए, एक इतनी लंबी लाइन के अंदर अगर हम एक शब्द ऐड कर देते हैं ना, यानी भूगोल का पिता हिकेटियस, भूगोल शब्द का पिता, शब्द के आने से ही क्या हो जाता है, आंसर वहाँ की बजाय यहाँ पे चला जाता है। आ गई बात समझ में? तो याद रखना, एग्जामिनर पूछता है भूगोल शब्द का पिता, हमको ये लगता है कि अरे ये तो बिल्कुल आसान हो गया, और हम उसको तैयार करते करते क्या करते हैं, ऑप्शन देखने लग जाते हैं, और वो पहला ही ऑप्शन ये डाल देता है। वो करता है ऐसे, पहला ही ऑप्शन वो यही डाल देता है, हिकेटियस। एक तो जल्दबाजी, हमने जो पूरा पढ़ा नहीं, और दूसरी जल्दबाजी वो और कराएगा हमसे। हमको ये लगेगा हिकेटियस आ गया, बस वहीं पर भूल जाएंगे। भूगोल का ये दिखेगा हमको, बीच में भूल जाएंगे उसने शब्द पूछा था, क्या पूछा था। तो इस तरीके से थोड़ा ध्यान रखना है, हमको क्वेश्चन पूरे पढ़ने हैं, चाहे वो हमको कितना ही इजी पूछता है, लेकिन वो हमको कंप्लीटली एक बार चेक करना है, तभी ऑप्शनों की तरफ आना है, ठीक है। पहले ऑप्शन में वो ज़रूर बहकाता है ऐसे क्वेश्चनों में। तो ये था फादर ऑफ ज्योग्राफी, और ये है फादर ऑफ ज्योग्राफी वर्ल्ड। तो ये था एक सिंपल सा क्वेश्चन। हमारे इस सब्जेक्ट का नाम ज्योग्राफी है, और जो ज्योग्राफी है भाई, ये ग्रीक भाषा से लिया गया एक शब्द है। जो जियो कहते हैं भू को, अर्थात हम बोलते हैं पृथ्वी, और ग्राफी का मतलब होता है वर्णन। अब आप लोगों ने एक थ्योरी सुनी होगी, बिग बैंग थ्योरी, यानी हिंदी में कहते हैं इसको महाविस्फोट सिद्धांत। ये थ्योरी सुनी होगी काफ़ी, क्योंकि ये लेटेस्ट है, आज के टाइम पर इसी को माना जाता है। लेकिन ऐसा नहीं है कि बिग बैंग थ्योरी ही है जो कुछ है। बिग बैंग थ्योरी से भी पहले हमको बहुत सारे साइंटिस्ट आए थे जिन्होंने हमको इस यूनिवर्स के निर्माण के बारे में जानकारियाँ दी थी। फिर जैसे ही उन्होंने अपना तजुर्बा, जैसे भी उन्होंने अपनी सोच, अपनी कॉन्सेप्ट को रखा, उसके बाद भाई उनके अंदर कमियां भी दिखाने वाले मिल गए, वगैरह वगैरह, ऐसे चलता रहा। लास्ट में जाकर आया था बिग बैंग, जिसे आज माना जाता है। लेकिन हम बिल्कुल बेस से स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो बिग बैंग इन सब से पहले जो बिल्कुल पहली बार ब्रह्मांड के निर्माण के बारे में किसी वैज्ञानिक ने सोचा था, वो था एक फ्रांस का रहने वाला था, फ्रांसीसी था। इस फ्रांसीसी ने 1749 को पहली बार ब्रह्मांड के निर्माण के बारे में सोचा था, जिसका नाम था कास्ते दा बफन।
क्या नाम था? कास्ते दा बफन। ये एक फ्रांसीसी था भाई। सबसे पहले ब्रह्मांड के निर्माण के बारे में बताने वाला जो व्यक्ति था वो कौन था? कास्ते दा बफन। सबसे पहली बार यूनिवर्स के बारे में बताने वाला व्यक्ति कौन था? कास्ते दा बफन फ्रांस का था। और कब इसने पहली बार यूनिवर्स के बारे में बताया था? 1749 को बताया था। फिर यहाँ से साइंटिस्टों की रुचि बन गई कि भाई हम भी यूनिवर्स के बारे में पता लगाएंगे कि किस तरीके से हमारा ये पृथ्वी, हमारे ये प्लेनेट, सैटेलाइट, स्टार, सन किस तरीके से बने हैं, कैसे निर्मित हुए हैं। तो यहाँ से इंटरेस्ट बनना स्टार्ट हुआ था। फिर इसके बाद बहुत सारे साइंटिस्ट आए भाई, जिन्होंने अपनी तरफ से अलग अलग हाइपोथेसिस दी, यानी परिकल्पनाएं दी, उनके बारे में बताया। तो इन परिकल्पनाओं को, हाइपोथेसिस को दो भागों में बांटा गया है। एक तो है अद्वैतवादी सिद्धांत, अद्वैतवादी संकल्पना, ये भी कह सकते हो, थ्योरी। और दूसरी थी द्वैतवादी संकल्पना। इसको इंग्लिश में बोलते हैं मोनिस्टिक कॉन्सेप्ट, और इसको बोलते हैं डुअलिस्टिक कॉन्सेप्ट। ठीक है, एक है मोनिस्टिक एंड सेकंड है क्या? डुअलिस्टिक। देखिए ये है क्या। इस विचारधारा को मानने वाले जितने भी साइंटिस्ट रहे थे, उन सब ने इस ब्रह्मांड का जन्म एक ही स्टार से माना था कि भाई एक ही तारे से हमारे इस ब्रह्मांड का जन्म हुआ। जिन्होंने एक ही तारे से इस ब्रह्मांड का जन्म माना, वो सभी, उन सब की विचारधाराएं कहाँ पर रखी गई हैं, उन सभी के कॉन्सेप्ट, उन सभी की थ्योरियाँ कहाँ पे रखी गई है? वो मोनिस्टिक में रखी गई है। और जिन भी साइंटिस्टों ने दो तारों के सहयोग से, जिन भी साइंटिस्टों ने दो तारों के सहयोग से हमारे इस यूनिवर्स का जन्म बताया है, उन सब की विचारधाराओं को कहाँ पर रखा गया है? द्वैतवादी संकल्पना के अंदर, यानी डुअलिस्टिक कॉन्सेप्ट के अंदर रखा गया है। अब इसको ध्यान में रखने का एक बिल्कुल सिंपल तरीका क्या है? देखो ड्यूल है ना, यहाँ पे ड्यूल यानी हम बोलते हैं भाई ये मोबाइल है, कितने सिम का है? ड्यूल सिम का है। तो ड्यूल का मतलब डबल। जिन भी साइंटिस्टों ने दो तारों के सहयोग से ब्रह्मांड का जन्म माना है, उन सब के कॉन्सेप्ट को रखा जाता है डुअलिस्टिक के अंदर, और जिन्होंने सिंगल एक से माना है उनका मोनिस्टिक। फिर इसका एक दूसरा नाम भी है, इसका एक अन्य नाम क्या है? इसे बोलते हैं पैरेंटल हाइपोथेसिस, और इसे कहा जाता है बी पैरेंटल हाइपोथेसिस। यानी ज़रूरी नहीं है हम मोनिस्टिक को तो याद कर लेंगे और पैरेंटल नहीं किया तो वो हमसे पूछ सकता है कि जिन वैज्ञानिकों ने एक ही तारे से हमारे इस ब्रह्मांड का जन्म माना है, उन सब की विचारधाराओं को, उन सभी की थ्योरियों को कहाँ पे रखा गया है?
तो ज़रूरी नहीं ऑप्शन में आपको ये मोनिस्टिक मिले, आपको ये भी मिल सकता है। तो इस थ्योरी का अन्य नाम है पैरेंटल हाइपोथेसिस और इसका नाम है बी पैरेंटल हाइपोथेसिस। हाइपोथेसिस का मतलब होता है परिकल्पना, ठीक है। तो क्या है भाई, सबसे पहले इसके अंदर यानी मोनिस्टिक के अंदर सबसे पहले जो आएगा वो एक जर्मन का साइंटिस्ट था, जर्मनी का रहने वाला। जर्मनी का रहने वाला था भाई, जिसका नाम था इमैनुअल कांट। इमैनुअल कांट, ठीक है। इमैनुअल कांट ने कास्ते द बफन, वो कब था, 1749 ने। इसने जो अपनी थ्योरी दी थी वो दी थी 1755 के अंदर, 1755 में। अब इसने अपनी थ्योरी इस टाइम पर दी, यानी इसके कुछ ही साल बाद सबसे पहले इमैनुअल कांट को सोचा कि भाई मैं अपनी सोच के हिसाब से मैं बताऊंगा लोगों को कि किस तरीके से हमारा ये ब्रह्मांड तैयार हुआ, यूनिवर्स तैयार हुआ। तो इसने जो थ्योरी दी थी ना, इसके द्वारा दी गई थ्योरी को कहा जाता है वायव्य परिकल्पना। वायव्य परिकल्पना यानी इंग्लिश में इसको बोलते हैं गैसियस हाइपोथेसिस, ये नाम है। अब इस थ्योरी के अंदर ऐसा क्या था भाई, इसने बताया, जो ये थ्योरी है भाई ये ग्रेविटेशन फोर्स पर बनाई गई है। जो न्यूटन ने ग्रेविटेशन फोर्स दिया था, ये थ्योरी उसी के बेस पर है, यानी गुरुत्वाकर्षण का यहाँ पर सबसे मेन रोल है। इसने कहा था कि ब्रह्मांड में पहले कुछ भी नहीं था, छोटे छोटे कण मौजूद थे, पार्टिकल जिन्हें कहते हैं। ऐसे छोटे छोटे बहुत सारे क्या थे हमारे इस ब्रह्मांड में, ठंडे ऐसे कण बिखरे हुए थे, पार्टिकल। लेकिन अचानक से क्या हुआ, गुरुत्वाकर्षण बल, ग्रेविटेशन फोर्स, उसका जन्म हुआ और उस ग्रेविटेशन फोर्स के कारण ये जो पार्टिकल हैं ये एक दूसरे की तरफ क्या होने लग गए, आकर्षित होने लग गए, एक दूसरे की तरफ ये खींचने लग गए। अब ग्रेविटेशन फोर्स का काम अपनी तरफ खींचना होता है, तो जब ये पार्टिकल एक दूसरे से टकराए तो इसने कहा कि टकराने से सबसे पहले तो ये सभी पार्टिकल एक जगह पर ग्रेविटेशन फोर्स के कारण इकट्ठा होने लग गए। इकट्ठा होने से क्या हुआ, सबसे पहले तो इनका आकार बना भाई। सबसे पहला काम क्या हुआ, इकट्ठा एक जगह पर होने लग गए तो इनकी एक शेप आने लग गई, इनका आकार बनने लग गया। सबसे पहले क्या हुआ, आकार बनने लग गया, एरिया, आकार बना। और जब ये एक दूसरे से टकरा रहे थे तो उसी टकराने से क्या बना, टेम्परेचर बना, तापमान बना। और तीसरा काम क्या हुआ, जब इनका आकार बढ़ रहा था तो आकार के बढ़ने से इनके अंदर घूर्णन गति की शुरुआत हुई। घूर्णन गति को इंग्लिश में कहते हैं रोटेशन। इनके अंदर रोटेशन शुरू हो गया, यानी आकार जैसे जैसे बढ़ता गया, उसने बताया इनकी घूर्णन गति, इनका रोटेशन भी उतनी ही ज़्यादा स्पीड पकड़ता चला गया, ये उतना ही तेज़ी से घूर्णन करने लग गए। तो इस तरीके से इसने बताया। फिर इसने कहा कि टेम्परेचर धीरे धीरे इतना ज़्यादा बढ़ गया कि जो ये बहुत सारे कण एक जगह पर इस तरीके से इकट्ठा हुए थे, ये क्या हो गए, ये पिघल गए। और पिघलने के बाद भी टेम्परेचर के कारण ये क्या हो गए, गैस में बदल गए। मतलब जैसे पानी को 0 डिग्री पर रखते हैं तो पानी क्या होगा, बर्फ़ में बदल जाएगा, यानी सॉलिड हो जाएगा, ठोस। फिर पानी को आप गर्म करते हो उसी बर्फ़ को, तो सबसे पहले टेम्परेचर जब उसको मिलेगा, गर्म करोगे तो पहले तो वो सॉलिड, वो बर्फ़ किस चीज़ में बदलेगी, द्रव्य में, लिक्विड में। और फिर आप उसको और भी ज़्यादा गर्म करते रहते हो, टेम्परेचर बढ़ाते रहते हो, तो वही द्रव्य धीरे धीरे गर्म होकर भाप में, स्टीम में
बदलने लगेगा। और स्टीम क्या होती है, एक गैस होती है। तो पानी तीनों कंडीशनों में होता है ना, ठोस, द्रव्य और गैस। तो इसी तरीके से पहले तो ये ठोस थे, फिर टेम्परेचर के कारण फिर ये पिघल गए, और पिघलने के बाद फिर ये गैसों में बदल गए। ठीक है, ये किस चीज़ में बदल गए, गैस में बदल गए ये। और ये गैस का एक बहुत ही विशालकाय एक बादल बन गया। क्या बन गया, गैस का एक विशालकाय बादल बन गया, कुछ इस तरीके से। ऐसे फैल गया ये, और इसको फिर इसने नाम दिया नेबुला। ठीक है, इसको क्या नाम दिया, नेबुला। नेबुला हिंदी में इसको कहते हैं निहारिका। हिंदी में कहते हैं भाई इसको निहारिका, नेबुला। तो इसने कहा ये देखते ही देखते एक नेबुला में परिवर्तित हो गया। अब नेबुला होती क्या है, जैसे हमारे जो स्टार बनते हैं ना, स्टार के अंदर क्या होता है, हाइड्रोजन, हीलियम, ये चीज़ें होती हैं। न्यूक्लियर फ्यूजन से इनके अंदर क्या होता है, एनर्जी बनती है। तो सबसे पहले जो स्टार बनता है, उस स्टार का जो बादल होता है ना, हाइड्रोजन गैस का बादल, वो क्या होती है, नेबुला होती है। सबसे पहले एक नेबुला का निर्माण होता है जिसमें ज़्यादातर हाइड्रोजन गैस होती है। ठीक है, तो हाइड्रोजन गैस का एक विशालकाय बादल ही क्या होता है, नेबुला होती है, जो एक स्टार के निर्माण की पहली प्रक्रिया होती है। तो इस तरीके से ये किस चीज़ में परिवर्तित हो गया भाई, ये एक नेबुला में बदल गया। फिर उसने कहा कि उस नेबुला के केंद्र में एक फोर्स ने जन्म लिया। उस फोर्स का नाम था अपकेंद्रित बल। उसका नाम है भाई अपकेंद्रित बल, यानी इंग्लिश में इसको बोलते हैं सेंट्रीफ्यूजल फोर्स। इंग्लिश में कहते हैं इसको सेंट्रीफ्यूजल फोर्स, अपकेंद्रित बल। ये फोर्स कैसे काम करता है, ये बाहर की तरफ चीज़ों को फेंकता है। ये क्या करेगा, बाहर की तरफ चीज़ों को फेंकेगा। ठीक है, तो इस फोर्स के कारण क्या हुआ, इसने कहा था कि आकार इसका बढ़ता जा रहा था, क्योंकि ये चीज़ों को अपनी तरफ खींचती जा रही थी। और आकार जैसे जैसे बढ़ता जा रहा था तो इसका रोटेशन भी क्या हो रहा था, वो काफ़ी बढ़ रहा था। तो इसकी घूर्णन गति भी बहुत ज़्यादा हो गई और ये पूरा का पूरा गैस में बदल गया। और सेंट्रीफ्यूजल फोर्स ने इसके सेंटर में जन्म लिया, और सेंट्रीफ्यूजल फोर्स बाहर की तरफ क्या करने लग गया, नेबुला पर प्रेशर लगाने लग गया। तो उसने बताया कि जब इसने बाहर की तरफ प्रेशर लगाया, जब इसने बाहर की तरफ प्रेशर लगाया तो इसके नेबुला के अंदर से एक रिंग निकल कर आया। काफ़ी बड़ा था, लेकिन नेबुला के सामने तो वो काफ़ी छोटा ही था। ठीक है, तो उसने कहा कि सेंट्रीफ्यूजल फोर्स के कारण उस नेबुला के अंदर से एक ऐसा गोल छल्ला निकलकर बाहर आ गया। ठीक है, फिर उसने कहा कि ऐसा एक नहीं, ऐसे बहुत सारे छल्ले क्या थे उससे बाहर आए और उससे आउट होते चले गए, दूर होते चले गए। धीरे धीरे इस तरीके के उस नेबुला से 9 छल्ले रिंग बाहर हुए, और धीरे धीरे वो 9 छल्ले ही ठंडे होकर सॉलिड हो गए और एक प्लेनेट के रूप में बदल गए। फिर 9 छल्ले बाहर हुए। कुछ इसी तरीके से इन 9 छल्लों से इनके कुछ छोटे छोटे छल्ले और बने, और वो छोटे छल्ले किस नाम से जाने गए, उपग्रह के नाम से, सैटेलाइट। और ये बड़े छल्ले क्या कहलाए, ग्रह के नाम से जाने गए, यानी इनको प्लेनेट के नाम से जाना गया। आ गई बात समझ में। फिर बाद में वो ठंडे हो गए, ठंडे होने से सॉलिड हो गए, और वो इसी नेबुला के चारों तरफ क्या करने लग गए,
परिक्रमा करने लग गए, रिवॉल्यूशन जिसको कहते हैं। फिर इसने कहा कि जो उस नेबुला का शेष भाग बच गया वो किस चीज में बदल गया, वो बदल गया भाई सन में, सूर्य के अंदर। उसने कहा जो शेष भाग रह गया नेबुला का वो बदल गया सन के अंदर, और इस तरीके से हमारे सोलर सिस्टम, हमारे सौर मंडल का जन्म हुआ। ये कहना किसका है? इमैनुअल कांट का है भाई। इस व्यक्ति का कहना ये कब कहा था? इसने इस टाइम पर इसको कहा था। ठीक है। फिर इसके बाद ये थ्योरी कुछ समय के लिए चली, लेकिन जितना पुरानी होती चली गई इस पर उतनी ही उंगलियां उठने लग गई। इसके बारे में दूसरे साइंटिस्ट इसमें कमियां निकालने लग गए। कमियां कैसे निकाली? इसके अंदर कमी कुछ इस प्रकार से निकाली भाई। उन्होंने जो इसने कहा था कि भाई उनके टकराने से टेम्परेचर बन गया, फिर टेम्परेचर के बनने से क्या हो गए, वो जो सॉलिड थे वो गैस में बदल गए और एक नेबुला बन गई। फिर उसने कहा कि उसका आकार बहुत ज़्यादा बढ़ता चला गया। फिर उसने कहा आकार बढ़ने से रोटेशन भी उसका क्या होता चला गया, बढ़ता चला गया। लेकिन जो दूसरे साइंटिस्ट थे उन्होंने कहा कि भाई दो कणों के टकराव से, दो कणों के टकराव से हम मानते हैं कि टेम्परेचर बनेगा, लेकिन भाई इतना ज़्यादा नहीं बनेगा। तो उसके तापमान को उन्होंने गलत साबित कर दिया। उसने कहा कि दो कणों के टकराव से टेम्परेचर बनेगा, लेकिन वो इतना ज़्यादा नहीं बनेगा कि भाई वो उसको पिघला देगा। तो ये वाला उसकी सोच उन्होंने क्या कर दी, गलत साबित कर दी। फिर इसके बाद बात की आकार की। उन्होंने कहा कि भाई आकार बढ़ेगा, लेकिन वो इतना ज़्यादा नहीं बढ़ेगा कि हर किसी चीज़ को अपने अंदर ही समेट लेगा, उसकी भी कोई लिमिट होगी। तो जितना बड़ा इसने बताया था उस चीज़ को भी रॉन्ग बता दिया। और फिर मैथमेटिक्स के हिसाब से बताया दूसरे साइंटिस्टों ने, जिस भी वस्तु का आकार बढ़ता है उनका रोटेशन कम होता है। मैथमेटिक्स के हिसाब से बताया जिन वस्तुओं का आकार बढ़ता जाता है उनका रोटेशन कम होता जाता है, और जिन वस्तुओं का आकार कम होगा उन्हीं वस्तुओं का रोटेशन बढ़ेगा। तो ये एक दूसरे के अपोजिट काम करते हैं। लेकिन इसने कहा था आकार बढ़ रहा था तो रोटेशन भी बढ़ रहा था। तो इसी के ही इस कॉन्सेप्ट को शुद्ध करते हुए एक दूसरा साइंटिस्ट आया, जो इसने क्या किया, कांट की बताई गई बातों पर शोध किया और इसकी गलतियों को ठीक किया। तो उसका नाम था लाप्लास। ये नाम था भाई, इसका नाम था लाप्लास। और ये भी कहाँ का रहने वाला था? फ्रांस का रहने वाला था। इसने 1796 में क्या किया था, कांट के द्वारा दी गई थ्योरी को शुद्ध किया था। अब इसने शुद्ध कैसे किया? उसने कहा था कि पहले तो केवल ठंडे कण थे, ठीक है, पहले ठंडे कण थे, वो टकराए, फिर बाद में टेम्परेचर बना। इसने कहा कि भाई ब्रह्मांड में पहले से ही एक नेबुला थी, हमारे इस ब्रह्मांड में पहले से ही क्या थी, एक नेबुला थी। ये कहा इसने। फिर काफ़ी बड़े आकार की नेबुला थी। तो इस तरीके से इसने इसको सोल्व किया। इसने कहा पहले से ही, उसने कहा था बाद में नेबुला बने, लेकिन इसने कहा पहले से ही एक नेबुला विद्यमान थी हमारे इस ब्रह्मांड के अंदर, और वो बहुत ही बड़ी थी। तो आकार भी इसने सोल्व कर दिया। टेम्परेचर को भी इसने आसानी से सोल्व किया। क्या कहकर? इसने कहा कि वो पहले से ही बहुत ज़्यादा गर्म थी। तो लो भाई, इसने इसको भी ठीक कर दिया और इसको भी। टेम्परेचर की प्रॉब्लम को इसने कैसे सोल्व किया? इसने कहा कि उसका टेम्परेचर पहले से ही बहुत ही ज़्यादा था, तो वो भी सोल्व हो गया। अब
ये वाला पॉइंट इसने कैसे ठीक किया? इसने कहा कि वो पहले से ही बहुत गर्म थी, फिर बाद में कुछ समय बाद उस नेबुला का टेम्परेचर गिरना शुरू हुआ। क्या होता है, हम अगर पानी को गर्म करते हैं, जिस टाइम पर आप गैस को या हीटर को बंद कर दोगे ना, स्टॉप कर दोगे, उसी सेकंड से ही उस पानी का टेम्परेचर अचानक से गिरने लग जाएगा। ठीक है, ऐसा नहीं होता 20 मिनट 30 मिनट के बाद अचानक से वो ठंडा हो जाएगा। नहीं नहीं नहीं, धीरे धीरे उसका टेम्परेचर कम होता जाएगा और पहले ही सेकंड से टेम्परेचर गिरना शुरू हो जाता है। तो इसने कहा कि उसका टेम्परेचर गिरना शुरू हुआ, और जब उसका टेम्परेचर कम होना शुरू हुआ तो कम होने के कारण यानी वो ठंडी होने लग गई, और ठंडी होने के कारण वो सिकुड़ने लग गई, यानी उसका एरिया कम होने लग गया, वो सिकुड़ती चली गई, इकट्ठी होती चली गई, यानी उसका आकार क्या होने लग गया, कम होने लग गया। तो आकार कम होने लग गया और इस पोजीशन को उसने ठीक कर दिया, इस वाले पॉइंट को, कि उसका आकार कम होता चला गया और उसकी रोटेशन क्या होने लग गई, बढ़ने लग गई, प्लस होने लग गई। तो इस प्रकार इसने उसके तीनों पॉइंट जो गलत दूसरे साइंटिस्टों ने गलत साबित किए थे, इसने क्या कर दिया, उन तीनों पॉइंटों को ठीक कर दिया एक सिंपल सी परिभाषा के साथ। इसने क्या कर दिया, तीनों को ठीक कर दिया। ये सोचा कि भाई लो, तीनों मैंने ठीक कर दिए, अब हमेशा के लिए मेरा ही नाम रहेगा कि भाई लाप्लास आया था, उसने ही बताया था कि ब्रह्मांड किस तरीके से बना था। फिर उसने आगे और भी एक्सप्लेन किया, उसने कहा कि उसका आकार दिन पर दिन कम होता जा रहा था, जिस कारण उसका रोटेशन बहुत ज़्यादा बढ़ने लग गया, और बहुत ज़्यादा बढ़ने पर उसका जो, अब देखिए, जैसे माना ये नेबुला है, ये नेबुला के अंदर का हिस्सा है और ये सेंटर है। आप एक बात बताना खुद, सेंटर में अगर टेम्परेचर बहुत ज़्यादा है तो सबसे ज़्यादा टेम्परेचर इस वाले हिस्से का होगा भाई, जो सेंटर के आसपास का होगा, और जो आउटर लाइन है ये वाली, ये वाला जो हिस्सा रह गया, इस वाले हिस्से का टेम्परेचर क्या होगा, अंदरूनी हिस्से से तो काफ़ी कम होगा ना। तो बस कुछ ऐसा ही यहाँ पर था। उसने कहा कि वो नेबुला बीच में से तो बहुत ज़्यादा गर्म थी, लेकिन उसके बाहरी किनारे जल्दी से ठंडे होने लग गए। किस कारण, एक तो उसका रोटेशन बढ़ रहा था और वो उसके आउटर पार्ट थे, तो बाहरी किनारों का टेम्परेचर जल्दी से क्या होने लग गया, कम होने लग गया, वो ठंडे होने लग गए। लेकिन अंदर की जो नेबुला थी वो रोटेशन बहुत ही फास्ट कर रही थी, जिस कारण उस नेबुला का आउटर पार्ट, बाहर का एक छल्ला उस नेबुला से बाहर निकल गया, कुछ इस तरीके से। उसने कहा उस नेबुला का एक बाहर का छल्ला ठंडा होकर उसकी स्पीड के साथ संतुलन नहीं बना पाया और उससे अलग हो गया और उस नेबुला के चारों तरफ चक्कर लगाने लग गया। फिर उसने कहा कि उसी छल्ले के जो बाहर के पार्ट थे वो ठंडे हो गए, वो ठंडे होकर उसी छल्ले से बाकी के अन्य 8 छल्लों का और जन्म हुआ। एक छल्ला तो ये है, पहले 24 अगस्त 2006 इस तक क्या माने जाते थे, नो प्लेनेट माने जाते थे, तो इसीलिए उस समय क्या करते थे, नो प्लेनेट माने जाते थे। तो उसने कहा उस एक छल्ले से ही ऐसे ही प्रक्रिया, जिस प्रक्रिया से ये रिंग बना था उसी प्रक्रिया के द्वारा इसी रिंग से बाकी के 8 और रिंग बने और वो सभी मिलकर इस नेबुला के चारों तरफ क्या करने लग गए, चक्कर लगाने लग गए। फिर इन्हीं रिंग से कुछ और छोटे रिंग भी निकले जो क्या बन गए, उपग्रह बन गए, सैटेलाइट बन गए इनके। ये छोटे वाले रिंग फिर बाद में धीरे धीरे ठंडे होकर ठोस हो गए, सैटेलाइट बन गए। ये इन बड़े के चारों तरफ क्या करने लग गए, रिवॉल्यूशन। फिर बाद में ये अलग होने के बाद धीरे धीरे ठंडे हो गए और ठोस हो गए और ये किस चीज़ में बदल गए, एक ग्रह में बदल गए, प्लेनेट में बदल गए। तो कुछ इस तरीके से जो लाप्लास है इसने हमारे इस ब्रह्मांड का जन्म बताया, किसकी थ्योरी को ठीक साबित करके,
कांट की थ्योरी को, और इसने एक पुस्तक लिखी थी भाई जिसका नाम था एक्सपोजिशन ऑफ द वर्ल्ड सिस्टम। एक्सपोजिशन ऑफ द वर्ल्ड सिस्टम। इस बुक के अंदर लाप्लास ने अपनी इस थ्योरी को क्या किया था, पेश किया था। याद रखना, एक्सपोजिशन ऑफ द वर्ल्ड सिस्टम, इसी पुस्तक के अंदर ये है भाई बुक, किसकी, लाप्लास की। इसी बुक के अंदर इसने इस थ्योरी को एक्सप्लेन किया था, कांट की गलतियों पर क्या किया था, शोधन किया, उनको ठीक किया, और इस तरीके से फिर इसने ब्रह्मांड की रचना बताई। लेकिन ये सोचा कि भाई कांट की इस गलतियों को मैं ठीक कर दूं और फिर मेरी ही मान्यता हर जगह पर क्या हो जाएगी, फेमस हो जाएगी कि हाँ यूनिवर्स से रिलेटेड सारी प्रॉब्लम सोल्व हो गई। लेकिन इसकी थ्योरी की भी कुछ समय बाद आलोचनाएं होने लग गई। लोगों ने कहा, साइंटिस्टों ने कहा कि भाई उस नेबुला से एक ही छल्ला क्यों निकला, 2 छल्ले क्यों नहीं निकले, या 3 क्यों नहीं निकले। तो लाप्लास के पास इस बात का कोई जवाब नहीं था। फिर उसने कहा कि भाई ठीक है, नेबुला का आकार कम हो रहा था और रोटेशन बढ़ रहा था, लेकिन साइंटिस्टों ने कहा कि किसी नेबुला को तोड़ना रोटेशन के बस की बात नहीं होती। तुमने तो रोटेशन से ही नेबुला को तोड़ दिया कि भाई उसका एक छल्ला उसको छोड़ के बाहर चला गया। तो यहाँ पर भी ये उन साइंटिस्टों को अपनी तरफ से कोई जवाब नहीं दे पाया कि भाई उसने क्यों, उस रिंग ने अपनी नेबुला का साथ छोड़ा, वो उसको प्रूफ नहीं कर पाया। तो बस अगर प्रूफ ही नहीं कर पाया तो दूसरे साइंटिस्ट क्या हो गए, इस पर हैवी हो गए इसके ऊपर, और क्या हुआ, इसकी थ्योरी कमज़ोर पड़नी शुरू हो गई। और इसी के साथ मोनिस्टिक था जो, वो क्या हो गया, ख़त्म हो गया। मोनिस्टिक यानी एक ही तारे से जो ये ब्रह्मांड का निर्माण कर रहे थे ये साइंटिस्ट, इन सब की जो कॉन्सेप्ट थे वो गलत साबित हो गए। और उसके बाद आए 2 तारों के सहयोग से ब्रह्मांड का जन्म बताने वाली थ्योरियाँ, वो स्टार्ट हो गई। यानी जिसको कहा जाता है ड्यूलिस्टिक हाइपोथेसिस। ठीक है, द्वैतवादी सिद्धांत के नाम से, या फिर बी पैरेंटल के नाम से भी, बी पैरेंटल हाइपोथेसिस के नाम से भी इसको जाना जाता है। इसके अंदर जो सबसे पहली थ्योरी दी थी वो थ्योरी देने वाला था भाई चैम्बरलिन। चैम्बरलिन, हिंदी में भी लिख देते हैं इसको ऐसे। चैम्बरलिन, ये आया भाई चैम्बरलिन बाद में। इसने 1905 के अंदर अपना ये कॉन्सेप्ट दिया था, और इसके कॉन्सेप्ट का नाम था, इसका कॉन्सेप्ट कहलाता है ग्रहाणु परिकल्पना। ग्रहाणु परिकल्पना के नाम से इसे जाना जाता है। अब ग्रहाणु परिकल्पना है जो, उसके अंदर, अब इसको इंग्लिश में बोलते हैं भाई प्लैनेटेसिमल हाइपोथेसिस। प्लैनेटेसिमल हाइपोथेसिस इस नाम से इसे जाना जाता है। अब जो चैम्बरलिन है भाई, इसकी थ्योरी क्या हुई,
एक टाइम तक के लिए तो इसकी थ्योरी बहुत फेमस हुई। क्यों? क्योंकि इसने इस थ्योरी से केवल हमारे इस ब्रह्मांड के ही जन्म को सोल्व नहीं किया, इसने ये भी बताया कि भाई हमारी पृथ्वी पर किस तरीके से तो वायुमंडल बना, एटमॉस्फेयर, किस तरीके से हमारी पृथ्वी पहले ठोस थी, उसके बाद गैस रूप में आई और उसके बाद वापस हमारी पृथ्वी क्या हो गई, ठोस हो गई। इसी ने बताया था इस थ्योरी के अकॉर्डिंग कि भाई किस तरीके से हमारी अर्थ, हमारी पृथ्वी पर महासागरों का निर्माण हुआ। तो प्लेनेटेसिमल थ्योरी 1905 में दी थी इसने। इससे इसने क्या बताया, इसने कहा दो तारों के सहयोग से, अब एक तारा कौन है, सन, इसने कहा एक स्टार था सूर्य, जो उस टाइम पर क्या था, बिल्कुल ठंडा था, एक कठोर चट्टान के रूप में। फिर उसने कहा कि सन से भी कई गुना बड़ा, सन से भी कई गुना बड़ा एक उसका फ्रेंड, एक उसका साथी तारा था, फ्रेंड स्टार बोलता हूँ मैं उसको, एक इसका दोस्त था इसी स्टार का, उससे जो कई गुना बड़ा था। तो इसने कहा कि भाई जो चीज़ बड़ी होती है उसका ग्रेविटेशन फोर्स भी क्या होता है, बहुत ही ज़्यादा होता है। तो इसका आकार कम था, लेकिन सूर्य का जो साथी तारा था उसका आकार क्या था, बहुत ही ज़्यादा। तो इसका मतलब इसका जो ग्रेविटेशनल फोर्स है वो बहुत ही ज़्यादा था, किसकी बजाय, सूर्य की बजाय, सन की बजाय। ठीक है। उसने कहा कि जब इसका साथी तारा सूर्य के करीब से जा रहा था, अब माना सन का ये वाला हिस्सा उसके सामने आया, तो उसने कहा कि इसके ग्रेविटेशन फोर्स के कारण सन का जो ये हिस्सा था ना कठोर, वो क्या हो गया, टूटने लग गया छोटे छोटे कणों में। मतलब काफ़ी बड़े कण भी थे, छोटे भी थे, बड़ी चट्टाने भी थे। तो इसके ग्रेविटेशन फोर्स ने वो क्या कर लिए भाई, अपनी तरफ आकर्षित कर लिए। सन का हाफ पार्ट उसने क्या कर दिया, ग्रेविटेशन फोर्स के कारण टूट गया और उसकी तरफ भाग लिया। लेकिन इसकी स्पीड बहुत ज़्यादा थी, ये क्या हो गया, ये आगे निकल गया और वो जो कण थे वो वहीं पर रह गए, वो उसके साथ नहीं जा पाए। अब नहीं जा पाए ये कण, वहाँ से आ गए, इस तरीके से वहाँ से आ गए और ये सन के रोटेशन को, ये सन के ग्रेविटेशन को क्या करके, पार करके बाहर चले गए और सन के ही चारों तरफ क्या करने लग गए, वो चक्कर लगाने लग गए, रिवॉल्यूशन करने लग गए। उसने कहा कि जब ये इस सन का पार्ट टूटा था तो उसके टूटने से इसके अंदर क्या बनने लग गया था, तापमान बनने लग गया, टेम्परेचर बनना शुरू हो गया, जो सन का टूटा हुआ हिस्सा रह गया उसके अंदर। उसने कहा कि जो ये बड़ी बड़ी चट्टानें उसके ग्रेविटेशन से टूटी थी और सन के चारों तरफ चक्कर लगाने लग गई थी, इनमें से जो बड़ी चट्टान थी उनका गुरुत्वाकर्षण बल, ग्रेविटेशन फोर्स क्या था, वो बहुत ही ज़्यादा था। और जो बड़ी चट्टानें थी उनका ग्रेविटेशन फोर्स ज़्यादा होने के कारण उन्होंने अपनी आसपास की चट्टानों को क्या किया, अपनी तरफ खींचना शुरू कर दिया। उन्होंने आसपास की चट्टानों को जो उससे कम ग्रेविटेशन वाली थी उनको अपने से खींचना शुरू कर दिया और इस प्रकार से उसने बताया बड़ी बड़ी 9 चट्टानों का जन्म हुआ, बड़ी बड़ी 9 चट्टानों का जन्म हुआ, 9 चट्टानें बन गई और वो क्या थे, 9 हमारे प्लेनेट थे। और जो छोटे छोटे रह गए और जो उन बड़ी वाली के चक्कर लगाने लग गए, वो किस नाम से जाने गए, वो एक उपग्रह का नाम से जाने गए, सैटेलाइट के नाम से जाने गए भी वो। ठीक है। इस तरीके से इसने ग्रह और उपग्रहों का जन्म बताया। फिर इसने कहा कि भाई जब ग्रेविटेशन फोर्स के कारण ये एक दूसरे से टकराए, माना पहले यही चट्टानी टुकड़े थे इकट्ठे, फिर इनके ऊपर और भी आने लग गए, इस तरीके से जमा होने लग गए चारों तरफ और ये एक बड़ी चट्टान का रूप लेने लग गए। तो उसने कहा एक तो टकराव बन रहा था, इस कारण क्या हुआ, उसके केंद्रीय भाग में
तापमान बन गया। और अकेला टकराव ही नहीं, बाहर की जो चट्टानें थी उन चट्टानों का, रॉक्स का, अंदर वाली रॉक्स पर क्या हो गया, दबाव, प्रेशर बनना स्टार्ट हो गया। और उस प्रेशर के कारण क्या हुआ, अंदर पृथ्वी के अंदर क्या हो गया, तापमान और भी ज़्यादा बढ़ना शुरू हो गया। दबाव डालते हैं तो क्या होगा, टेम्परेचर बढ़ेगा। और कुछ टकराव के कारण तापमान, तो वो टेम्परेचर अंदर से बनना स्टार्ट हुआ और वो दीर्घ तरंगों के रूप में वो टेम्परेचर पृथ्वी के केंद्रीय भाग से ऊपर आना ऐसे शुरू हुआ। दीर्घ तरंग को बोलते हैं लॉन्ग वेव, ठीक है। तो इस तरीके से वो ऊपर आना शुरू हुआ और पृथ्वी उस टेम्परेचर के कारण ठोस से किस चीज़ में बदल गई, द्रव्य अवस्था में। किस चीज़ में बदल गई, लिक्विड फॉर्म में आ गई हमारी अर्थ, ठीक है। अब उसने कहा कि जब ये लिक्विड फॉर्म में आई और वो अंदर का तापमान बाहर आया, तो वो बाहर तापमान किस रूप में आया भाई, वो टेम्परेचर बाहर ऐसे ज्वालामुखियों के द्वारा आना शुरू हुआ। इस तरीके से यहाँ से लावा बहता रहा, ऊपर जलती हुई चट्टानें, वो टेम्परेचर, राख, धूल वगैरह ये सभी चीज़ें आनी शुरू हो गई। तो इस तरीके से हमारी पृथ्वी देखते ही देखते एक आग के गोले में बदल गई, ठीक है। और ये हमने सुना भी है। फिर एक वोल्केनो में जब ब्लास्ट होता है तो उसमें से जलवाष्प भी निकलते हैं, वाटर वेपोर जिसे बोलते हो आप, ठीक है। उसमें से CO2 भी बनती है, N2O, नाइट्रोजन भी होती है, हाइड्रोजन भी निकलती है, ऑक्सीजन भी निकलती है, ये सभी गैसें उसमें से निकलती हैं। तो उसने कहा 3 चीज़ों के बारे में। उसने तापमान तो बता दिया भाई, हमारी पृथ्वी पर फिर तापमान कैसे बना, चट्टानों के दबाव से, टकराव से, ये वाला पॉइंट सोल्व कर दिया। फिर हमारे पृथ्वी पर वायुमंडल कैसे बना, उसने एटमॉस्फेयर के बारे में बताया, वायुमंडल के बारे में बताया कि भाई वायुमंडल कैसे बना। उसको उसने कैसे सोल्व किया भाई वायुमंडल को, उसने कहा कि जब वोल्केनो के अंदर ब्लास्ट हो रहा था तो उसमें से ये गैसें निकलनी स्टार्ट हुई। और गैसों के मिश्रण को ही क्या कहते हैं, सभी प्रकार के गैसों के मिश्रण को क्या कहते हैं, सिंपल वायुमंडल कहते हैं। एटमॉस्फेयर, वायुमंडल हमारी पृथ्वी से जुड़ा क्यों है, ग्रेविटेशन फोर्स के कारण, गुरुत्वाकर्षण बल इन गैसों को हमारी पृथ्वी के चारों तरफ जोड़े रखता है। तो इस तरीके से ग्रेविटेशन फोर्स ने ये गैसें बनने के बाद उसको पृथ्वी से दूर जाने नहीं दिया, हमारी पृथ्वी से जोड़े रखा, जिस कारण धीरे धीरे हमारी पृथ्वी पर किस चीज़ का निर्माण हो गया, वोल्केनो के द्वारा वायुमंडल का निर्माण। तो ये वाला पॉइंट भी उसने सोल्व किया। अब इसको सोल्व करने के बाद उसने तीसरा पॉइंट और सोल्व किया। तीसरा पॉइंट कौन सा, उसने बताया कि किस तरीके से हमारी इस पृथ्वी पर महासागर बने, ओशियन जिन्हें हम कहते हैं। जो वोल्केनो होता है ना, उसके अंदर सबसे ज़्यादा मात्रा में वाटर वेपोर निकलते हैं, जलवाष्प निकलती है, ये वाली गैस सबसे ज़्यादा निकलती है उसके अंदर से। तो इसने कहा कि हमारी जो पृथ्वी है, इन ज्वालामुखियों के विस्फोट से लगातार वाटर वेपोर निकलते गए, ये वाली गैस सबसे ज़्यादा निकलती गई। ये माना हमारी क्या है, अर्थ है। हमारी अर्थ के चारों तरफ वाटर वेपोर ने किस चीज़ का निर्माण करना शुरू किया, क्लाउड यानी बादल। बादल का निर्माण करना क्या किया भाई, शुरू किया। किसके चारों तरफ, हमारी पृथ्वी के चारों तरफ। और बादलों के अंदर जब बहुत ही भारी मात्रा में वाटर वेपोर की संख्या हो गई तो ये उसी वाटर वेपोर को क्या करने लग गई, एक जल के रूप में, बारिश के रूप में हमारी पृथ्वी पर उस पानी को वापस डालने लग गई इस तरीके से। तो इस तरीके से क्या बनने शुरू हो गए, बादल, क्लाउड बनने स्टार्ट हुए। और उन्हीं वाटर वेपोर के कारण उन क्लाउडों से क्या होने लग गई, बारिश होने लग गई। अब पृथ्वी पर तो क्या बह रहा था, लावा ही लावा बह रहा था,
बहुत सारे वोल्केनो विस्फोट कर रहे थे। तो ये प्रक्रिया काफ़ी सालों तक लगातार चलती रही। ये प्रक्रिया काफ़ी सालों तक बिल्कुल लगातार चलती रही और धीरे धीरे पानी ऐसे गिरता गया और धीरे धीरे हमारी जो पृथ्वी है वो क्या होनी स्टार्ट हो गई भाई। फिर धीरे धीरे ठंडी होनी स्टार्ट हुई, कूल होते चली गई। तो इस तरीके से पृथ्वी ठोस से गर्म हुई लिक्विड फॉर्म में आग के गोले में, और वापस उस आग के गोले से एक ठंडे गोले में परिवर्तित हो गई। फिर उसने कहा, जो दूसरे साइंटिस्ट हैं उनको बिना पूछे उनकी प्रॉब्लम को सॉल्व करते हुए इसने कहा कि भाई इतना सारा पानी जो पृथ्वी पर लगातार आता रहा बारिश के रूप में, वो पानी पृथ्वी पर क्या है, पृथ्वी बिल्कुल गोल थोड़ी ना है। उसने कहा कि पृथ्वी पर कहीं कहीं पर क्या है, खड्डे भी बने हुए हैं भाई, डीप जिन्हें बोलते हैं। माना यहाँ पर है कोई गहरा गड्ढा है, कोई डीप बन गया। तो उसने कहा कि वो जो पानी है ना वो धीरे धीरे उन गड्ढों में जमा होता चला गया, और इसी पानी के इकट्ठा होने से हमारी पृथ्वी पर जहाँ पर छोटे गड्ढे थे वहाँ पर क्या बन गई, झील, लेक। जो बड़े डीप थे वहाँ पर क्या बन गए, समुंदर बन गए भाई, क्या बन गए, और सागर बन गए। और उसने कहा जो बहुत ही बड़े गड्ढे थे उनमें वो पानी इकट्ठा हुआ, वहाँ पर क्या बन गए, महासागर बन गए। तो इस तरीके से इसने महासागरों की उत्पत्ति को भी क्या किया, प्रूफ करके दिखाया, सिद्ध करके दिखाया। तो आज हमारी पृथ्वी पर कहते हैं ना कि 71% पार्ट पर क्या पाया जाता है, पानी है, वाटर है। लेकिन मैं आपको बिल्कुल एग्जैक्ट बताऊं, बिल्कुल एग्जैक्ट है 70.8%, 70.8% बिल्कुल एग्जैक्ट वैल्यू है। इतने पार्ट पर क्या है, पानी है, जिसको हम लगभग क्या कह देते हैं 71। छोटे वाले एग्ज़ाम है उसमें 71 ही आएगा। जो स्पेशल सब्जेक्ट है या भाई सीजीएल है या फिर उससे भी ऊपर है भाई, ये नेट का एग्ज़ाम है या यूपीएससी है, वहाँ पर ये एग्जैक्ट फॉर्म आएगी 70.8%। तो इस तरीके से क्या है, ये जो इतना ज़्यादा पानी है हमारी पृथ्वी पर, ये वही पानी है जिसने हमारी पृथ्वी को धीरे धीरे ठंडा किया, और जो धीरे धीरे झील से समुंदर, समुंदर से सागर और सागर से महासागरों में बदल गया। इस तरीके से जो चैम्बरलिन है उसने क्या किया, अपने इस प्लेनेटेसिमल हाइपोथेसिस के द्वारा क्या किया, पृथ्वी के निर्माण यानी ग्रहों के निर्माण और साथ के साथ पृथ्वी पर टेम्परेचर, पृथ्वी पर वायुमंडल और पृथ्वी पर महासागरों के बनने की कहानी को भी क्या किया, सोल्व किया। तो यहाँ तक हमने ये 3 कॉन्सेप्ट आज तैयार किए हैं। कौन कौन से, एक तो कांट वाला, दूसरा लाप्लास का, और जो तीसरा था वो कौन है, चैम्बरलिन। लेकिन चैम्बरलिन की थ्योरी चली थी, लेकिन कुछ समय के बाद भाई इस थ्योरी के अंदर भी जो दूसरे वैज्ञानिक हैं उन्होंने कमी निकालना शुरू किया, और फिर इसी थ्योरी के अंदर संशोधन करके जेम्स जीन्स ने क्या किया, एक नई थ्योरी बनाई। वो हम अपनी अगली क्लास में बताएंगे किस तरीके से। जेम्स जीन्स के द्वारा दी गई थ्योरी के बाद फिर आता है बिग बैंग, जो आपको ऐसे ही बता दिया जाता है। फिर बिग बैंग को बताएंगे, बिग बैंग रियलिटी में था क्या, कितने टाइम तक क्या सिस्टम चला। तो आई होप, मुझे उम्मीद है आप लोगों को ये क्लास पसंद आई होगी। तो मुझे उम्मीद है आप लोगों को अच्छे से पसंद आया होगा। ओके, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, जो बेल आइकन है उसको दबाना, ताकि आपको आने वाली नई क्लासेस के बारे में पता लगता रहे। ओके, थैंक यू।